जी हाँ मित्रों, आज है 29 मई, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी सिर्फ 7 दिन बाकी है। अपना आज का मुद्दा है लास्ट लुक एट द लास्ट प्रीलिम्स, सब टॉपिक पॉलिटी। ये क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं? प्रश्न, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्री वेडिंग फोटोग्राफी अगर ठीक से नहीं हुई, उसमें आपने अच्छे पोज नहीं दे पाए, तो क्या आपको लगता है आपका मैरिज फेल हो जाएगा या शादी होगी नहीं, बच्चे पैदा नहीं होंगे, डाइवोर्स हो जाएगा? ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं ना। तो फिर ये जो प्राइवेट मॉक टेस्ट जो कि ज़्यादातर इनएक्सपीरियंस्ड क्विज मास्टर बनाते हैं, उसको आप इतना क्यों फुटेज दे रहे हैं? अपना तो फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए कि जिस दिन शादी होने वाली है और उसके जो पंडित महाराज हैं वो अपने से 7 फेरे करवाने वाले हैं, 6 फेरे या कितने फेरे होते हैं, वो हमको चिंता होनी चाहिए। यानी कि जो रियल यूपीएससी पेपर है उसे हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन या तो लोग उसको देखते नहीं, या देखते हैं तो फिर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि इसमें हमको क्या ज्ञान लेना था। इसलिए ये जो पूरी मैं वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ उसको हम कहेंगे लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स पॉलिटी क्वेश्चन, कि जहाँ पर हम लोग पिछले साल के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पेपर देख रहे हैं, जिससे एक तो रियलिटी चेक हो जाए कि हमने उसके आसपास तैयारी की है कि नहीं, और दूसरा ये फालतू का स्ट्रेस चला जाए कि ये प्राइवेट मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर नहीं बन रहा है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम प्रेशियस है, और वैसे भी मैं हमेशा मानता हूँ कि जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सको तो 40 मिनट वीडियो नहीं देखना है। तो ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे टॉपिक वाइज। पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, उसके बाद और जो हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह चलते रहेंगे। आपको ये सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट munal.org/prelim पे। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जाइए मेरी वेबसाइट munal.org/prelim, या इधर ये नीचे जो है टेक्स्ट वहाँ पर भी दिया है munal.org/prelim। तो आपको ये पेज मिलता है जिसमें अलग अलग वर्षों की आंसर की दी गई है। तो आप क्लिक करो, लास्ट वाली कौन सी होगी, 2021, और उसमें ये जो सारे दिए गए हैं पेपर्स, तो टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट वीडियो है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह। तो अब आप ये करेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पेज खोलो तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो आंसर की बनाता हूँ इसका एक स्ट्रक्चर रहता है कि शुरुआत में एक बड़ा सा ग्राफ दिया है। ये ग्राफ क्यों ऐसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड पार्ट में। फिर मैंने दिया होता है कंपेरेटिव टेबल कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड था और उसके हिसाब से ये लास्ट पेपर हुआ वो कितना सिमिलर या डिफरेंट था। उसके बाद सब दी जाती है स्ट्रेटेजी कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है, और उसके बाद एंड में असल में आंसर की सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम करेंगे ये आंसर की का ऊपर ऊपर से कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो सफ़ेद रंग का ऐसा दिख रहा है, ये पढ़ने में और सॉल्व करने में मज़ा नहीं आए। देन व्हाट इज़ द सोल्यूशन? फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करो, और उसके अंदर ये जो एड्रेस बार है ऊपर, ये एड्रेस बार, उसके राइट हैंड साइड में ये एक छोटा सा बटन होता है, 3 पेजेस होते हैं और 3-4 लाइन होती है। इसको मैं क्लिक करूँ, ये रीडर व्यू कहा जाता है, रीडर व्यू। इसको मैं ऐसे क्लिक करूँ, देखिए ये क्या हो गया। फिर मैं इसको हटाऊँ, ये क्या हो गया। ये जो इनबिल्ट फीचर है रीडर व्यू, उसे आप खोलें, उसे क्या होगा, पूरी ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जाइए तो कैसा कलर आपको चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, ये सब चेंज कर देता है। खैर, तो हम लोग ब्लैक कलर का ऐसा यूज़ कर रहे हैं। और अब एक एक करके पहले ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पूरा ट्रेंड, और उसके बाद कि व्हाट आर द टेक अवे पॉइंट्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर की प्रीलिम एग्जाम का पेपर है, पॉलिटी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये एक प्रश्न पूछा गया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 में भारत का संवैधानिक क्या उसका दर्जा था? पहला, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। दूसरा, एक सॉवेरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तीसरा, एक सॉवेरिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। या चौथा, कि सॉवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक था। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते थे। देखिए, मुझे इतना याद आता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ सेक्युलर और ये सोशलिस्ट, ये वर्ड्स ओरिजिनली नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया शायद इंदिरा गांधी के टाइम में। तो यानी 1950 में तो ये नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन सी एंड डी आर रिमूव्ड। तो बाकी जो बचा ए और बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था या सॉवेरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो सॉवेरिन ज़्यादा सेट होता है वो सब प्रीएम्बल के साथ, और आप सब जोड़िए उसे। सो द करेक्ट आंसर इज बी,
तो ये तो इजी क्वेश्चन था थियरी का, इतना तो पता होना चाहिए। हाँ, तो ये हुआ एक प्रश्न। फिर ये दूसरा प्रश्न कि एक लेजिस्लेशन which confers executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law, it violates one of the following articles। अगर ये प्रशासनिक अधिकारियों को कोई कानून ऐसा पावर दे दे कि उसके ऊपर कोई निरंकुश हो जाए और संपूर्ण उसके विवेक और मर्जी से ही काम हो सके, जो भी मिनिस्टर या ऑफिसर के हिसाब से, तो इनमें से कौन से आर्टिकल का वो उल्लंघन होगा। तो 14, 28, 32, 44, तो ये भी कर सकते हैं, 14 आंसर हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रश्न कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ज़्यादा संपत्ति का संकेंद्रण किसी एक आदमी के पास, अदानी अंबानी के पास हो जाए तो उससे किस चीज़ का उल्लंघन होगा। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के पथदर्शक सिद्धांत, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का उल्लंघन होगा, या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। खैर यहाँ ये हाईलाइटिंग में गलती हुई है, जवाब क्या हो जाएगा, डीपीएसपी। अगेन आई रिपीट, आप पहले पॉलिटी सब पढ़ के आइए, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा सब क्यों चल रहा है। तो ये भी मतलब ईजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं इतने 4-5 सवाल सॉल्व करके, कि कुछ तो सवाल ऐसे होते हैं जो इजी टू मीडियम होते हैं और उसको हमने हैंडल करना है। प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले एकदम जटिल बारीक अतरंगी पूछे तो हमको डरना नहीं है कि ऐसा ही असल पेपर होता है। फिर ये प्रश्न, भारत में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में संपत्ति के अधिकार का मतलब क्या स्थिति है। ऑप्शन ए, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, केवल नागरिकों को ये अधिकार मिला है, कानून अधिकार मिला है। ऑप्शन बी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को ये कानूनन अधिकार मिला है। तीसरा, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, सिर्फ नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है। या ऑप्शन डी, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, ना तो मौलिक अधिकार है नहीं तो कानूनन, ना ही ये कानूनन अधिकार है। देखिए इसमें भी मुझे इतना तो पता है कि ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, शायद पहले था लेकिन फिर इसको हटा दिया गया था। ये एक लीगल राइट है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। सो नाउ वी आर 50-50, या तो आंसर हो सकता है ए या आंसर हो सकता है बी। अब यहाँ पर बचता क्या है कि या तो वो लीगल राइट है मात्र सिटीजन के लिए, या तो वो लीगल राइट है मात्र एनी पर्सन के लिए। तो अल्टीमेटली जवाब क्या है इसका, बी, इट इज़ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। मतलब 50-50 करके फिर ए और बी में चलें, और फिर आपको पता हो कि अच्छा सिटीजन को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये वाले हैं, अच्छा उसमें प्रॉपर्टी वाला था कि नहीं, और उस हिसाब से फिर और आप लगाए कि अगर ऐसा है तो लीगल राइट में ये होगा कि नहीं, एंड देन यू कैन अराइव। तो मीडियम क्वालिटी लेकिन मैनेज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 15, 19, 21 या 29। तो ये तो ईजी है, कई बार ये चलते रहता है वो सब, डेटा प्राइवेसी और सब में। तो जवाब क्या है, आर्टिकल 21, वो जो राइट टू लाइफ है उसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी है। तो ये तो मतलब ईजी क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लेटेस्ट फिल्म में और क्या पूछा गया, ये कुछ बातें, जस्ट अ मिनट, ये स्क्रॉल डाउन में ठीक कर दूं। हाँ, तो विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग सिटीजन स्टेटमेंट्स। पहला, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। दूसरा, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। तीसरा, फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी विदेशी को यदि भारत की नागरिकता दी जाती है तो फिर वो उससे किसी भी मामले में वापस नहीं खींची जा सकती। तो थर्ड स्टेटमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई, वो कुछ ऐसा क्राइम करे, कुछ वो चला जाए तो जा भी तो सकती है सिटीजनशिप। वो मान लीजिए किसी और देश की सिटीजनशिप आगे चल के वापस ले लेगी, मुझे टैक्स बचाना है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो उस हिसाब से ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएंगे। सो नाउ वी आर 50-50, ए हो सकता है या बी हो सकता है। फिर आप थोड़ी और उसमें दिमाग लगाओ एंड यू कैन टिक इट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन आप देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू सिटी।
बोल के आपको ये लंबा लंबा अष्टम पष्टम अष्टम पष्टम अष्टम पष्टम कुछ दिया, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। ये देख के पता चल जाता है ये कुछ उसने अस्तरंगी पूछा होगा, इसका क्या जवाब है मेरे को नहीं पता। ये इधर उधर आप सर्च करें, बुक्स में कुछ मिलता नहीं है। आप सब वेबसाइट पे सर्च करो तो भी डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट पे आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, इट वेराइज। तो अभी के लिए तो मैंने सी और डी दो ऑप्शन रखे हैं, फिर अभी रियल यूपीएससी ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की आएगी तो इसे ठीक करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब ये जो है राइट टू सिटी, तो कुछ करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले ऐसा बोलेंगे देखो हमने अपने ये मंथली पीडीएफ फाइल में लिखा था राइट टू सिटी ऐसा कुछ अग्रीमेंट, और ये पूछा गया, मतलब इट वॉज सॉल्वेबल फ्रॉम आवर मटीरियल। लेकिन जब आप असल में आंसर की घर पे आके सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो सिर्फ फ्रेज वहां मेंशन था। ये जितना इधर पैराग्राफ भर भर के पूछा है इतना उसमें से सॉल्व नहीं हो सकता। सो डोंट फॉल इनटू सच ट्रैपिंग कि अच्छा वो ऐसा पूछ रहा है ऐसा क्लेम कर रहा है तो हमें ये वो सब बहुत बारीक बारीक करना है। ये करने गए तो आपके बाकी के सब्जेक्ट रह जाए। तो इसको क्या करना चाहिए रियल एग्जाम में, देखो कुछ ठीक लगता हो, अदरवाइज स्किप करो, ये तो अभी भी डिबेटेबल है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो संवैधानिक सरकार में संघवाद हो ऐसा जरूरी है क्या? वो हो सकता है, अगर ब्रिटेन वगैरह में ना हो तो भी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है अगर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो। फिर गवर्नमेंट जिसका हेड नॉमिनल पावर रखता है या गवर्नमेंट जिसका हेड रियल पावर रखता है, तो अगेन वो ब्रिटेन और अमेरिका कंपेयर करें, ये भी जम नहीं रहा है। तो फिर ऑप्शन डी, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस सरकार की सीमाएं तय होती है संविधान से उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार। तो ऑप्शन डी, मतलब ये भी इजी बोल सकते हैं बाय एलिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या रहा, ज़्यादातर इजी थे, एक आध टफ निकला राइट टू सिटी वाला, राइट। तो और आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। किसी एक लोकतंत्र में स्वतंत्रता या आज़ादी की सुरक्षा करनी है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये भी आप सोचिए, कमिटेड जुडिशरी, अब वैसे ही किताबों में खास देखने को नहीं मिलता शब्द, लेकिन आप सोचो फेसबुक में किसी ने लिखा हो कमिटेड इन अ रिलेशनशिप, उसका मतलब क्या? उसको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ वो इतना लगाव है कि फिर वो बाकी दुनिया अब एक तरफ और मैं इस तरफ। तो अगर जुडिशरी ऐसी हो जाएगी कि जो रूलिंग पार्टी कहेगी वही हम करेंगे, तो फिर तो जो ऑपोजिशन वाले हैं उनकी लिबर्टी जोखिम में आ जाएगी। तो यानी ऑप्शन ए जम नहीं रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में भी सत्ता का केंद्रीकरण एक हाथ में हो तो उसकी तानाशाही हो जाए जैसा वो किम जोंग उन वगैरह, तो वो भी मजे नहीं देगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब ज़रूरी नहीं है कि वो माइनॉरिटीज़ और सबकी लिबर्टी की रक्षा करे। सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ ये कुछ हो सकता है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीन अलग अलग हों और वो सब एक दूसरे के चेक्स एंड बैलेंसेस करें, देन लिबर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ये भी आसान है, बाय एलिमिनेशन बाय इंटरप्रिटेशन। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो देखिए इतने प्रश्न हमने सॉल्व किए, अब तक क्या सीन है, राइट टू सिटी के अलावा तो सब इजी मीडियम था। और आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। राज्य की परिभाषा इनमें से कौन सा फ्रेज से होती है? फिर ये ऑप्शन ए बी सी और डी लंबे लंबे दिए हैं, मैं इसको पूरा पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया हमें रुक जाके बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। इसके अंदर मामला क्या था, लोगों में मतलब आंसर की बनाने वालों में देर इज़ नो यूनैनिमिटी, एक मत नहीं है। कुछ बोलते हैं कि ऑप्शन ए होना चाहिए, कुछ बोलते हैं ऑप्शन बी होना चाहिए। या आप नीचे आंसर की जो दिया है लिंक उस पर जाके आराम से आप पढ़िए इसे और खुद भी इंटरप्रेट करिए। अभी एक दो दिन में जो रिजल्ट आएगा बाद में ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम देखेंगे। तो ये एक टफ क्वेश्चन है और इसमें से हम क्या समझते हैं, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन टाइप के एक दो सवाल पॉलिटी में आने का रिवाज है ही, देर इज़ अ ट्रेंड ऑफ समथिंग लाइक दिस कमिंग। तो उसमें हमको डरना नहीं, ठीक है वो आता है, या तो आप कुछ 50-50 करो, नहीं तो उसको स्किप करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर और आगे चले हम लोग, और ये सब प्रश्नों का मतलब सोर्स क्या होता है, पर्टिकुलरली दिस एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 की, एनसीईआरटी क्लास 12 की, वो टाइम के हिसाब से आप जितना जितना उसमें से देख सको उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में वो आपको मदद कर सकता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. भारत की राज्य व्यवस्था संघीय है, संघवाद है, उसमें उसकी क्या प्रमाण है कि उस क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम के बोल सकते हैं कि ये एक फेडरल देश है। पहला, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड। दूसरा, यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। नीचे के जो हैं वहाँ से कुछ लोग ऊपर आते हैं, केंद्र की जो भी पार्लियामेंट है। तीसरा, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। प्रादेशिक या स्थानीय जो राजनीतिक समूह है उसमें से कुछ लोग चुन के कैबिनेट में बैठते हैं। या ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मौलिक अधिकारों की पालन के लिए कोर्ट होता है। तो फेडरलिज्म के साथ ये ऑप्शन सी और डी जम नहीं रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी क्या बोलता है, रीजनल पार्टीज जैसे एसपी बीएसपी वगैरह से लोग बन के कैबिनेट में आते हैं, ये कुछ जम नहीं रहा है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट है, ये भी जम नहीं रहा है फॉर फेडरलिज्म। तो फिर क्या हो, ऑप्शन ए या बी। अब उसमें जुडिशरी है जो प्रोटेक्ट करे, वो कुछ लोग कि अमेरिका में ऐसा इसलिए ये होना चाहिए। या फिर कि यूनियन हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, हाँ तो वो वाली चीज़ ज़्यादा सेट होती है। आप सोचिए, जो केंद्र का पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, और राज्यसभा के अंदर जो चुन के आते हैं वो कौन से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो वो फेडरलिज्म को दिखाता है। सो ऑप्शन बी शुड बी मोर बेटर। हालांकि कुछ लोग उसमें लगते हैं कि ऑप्शन ए उनको लगता है। खैर 50-50 तक हम जा सकते थे, फिर कुछ कर सकते हैं, मीडियम क्वालिटी क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी आप एनसीईआरटी के सब किताबों में से कुछ सोच सकते हैं। फिर ये प्रश्न, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पर एक तकलीफ ये है कि जब हम रीडर व्यू खोलते हैं तो ये कुछ नंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 ऐसा बोलता है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूएंसी। मतलब अगर राहुल गांधी चाहे तो अमेठी से भी, रायबरेली से भी और केरला से भी 3 जगह से नामांकन कर सकते हैं अपना। ही कैन फाइट फ्रॉम 3 प्लेसेस, क्या ऐसा है? दूसरा स्टेटमेंट, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंस्टिट्यूटेड 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। 3 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था देवीलाल ने, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट। हाँ सॉरी, ये कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ बार। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि 1991 में लोकसभा इलेक्शन में देवीलाल उसने 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। और फिर थर्ड स्टेटमेंट ये है, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट contests in 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कंस्टिट्यूएंसीज, his or her party should bear the cost of by elections to the constituencies। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से और केरला 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो फिर एक जगह जीत जाए, दूसरी जगह नहीं जीत जाए, तो जो चुनाव का खर्चा हुआ वो इलेक्शन कमीशन को उसकी कांग्रेस पार्टी ने देना होगा। तो मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो तो कुछ सेंस बनता नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात से भी चुनाव लड़ा और वाराणसी से भी चुनाव लड़ा, तो फिर क्या उन्होंने एक जगह का खर्चा इलेक्शन कमीशन को दिया होगा? ऐसा तो कुछ जानते नहीं हम। तो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो डी और सी हो नहीं सकता। सो वी आर 50-50 कि ये हो सकता है या बी हो सकता है। और फिर उसमें आपकी कितनी करंट और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की समझ है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो मेंस पेपर 2 के लिए कितना बड़ा है, उस हिसाब से कुछ लगा सकते थे कि ऑल राइट 3 कंस्टिट्यूएंसी से तो लड़ने की अनुमति नहीं है, मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी वगैरह। सो मीडियम डिफिकल्टी, कुछ लोगों को टफ भी लगे, वो डिपेंड करता है तैयारी कितनी है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 27 कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। ब्रिटेन से प्रभावित होकर हमने ये संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो है, तो अपना जो प्रणाली मॉडल है वो उनसे अलग कैसे है। पहला स्टेटमेंट वो ये कहता है, एज रिगार्ड्स टू लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवेरिन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, भारत के अंदर जो संसद है उसकी कुछ सीमाएं हैं, उस पर कुछ मर्यादाएं हैं। सेकंड, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट
ऑफ पार्लियामेंट रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक पीठ जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ मामले जाते हैं कुछ कानून अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो। अब ये भी इसके अंदर क्या करेक्ट या गलत है तो आप सोचने बैठे तो कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट था एक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वो चाहे तो मर्द को औरत और औरत को मर्द बना सकती है कानून से, दे कैन टर्न अ मैन इनटू वुमन एंड वुमन इनटू मैन। तो मतलब दे कैन मेक एनी टाइप ऑफ लॉ, उन पर कोई बाधा नहीं। जबकि इंडियन पार्लियामेंट पे कुछ बाधाएं हैं कि हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बराबर है। और दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मामले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाते हैं, हाँ तो वो भी ठीक है। तो आंसर इज बोथ करेक्ट, मीडियम टू टफ डिफिकल्टी बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत की जुडिशरी के बारे में कुछ प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज को वापस ले सकते हैं और हाई कोर्ट के जज अपने जो भी जजमेंट है उसका वापस रिव्यू यानी पुनः समीक्षा कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों सही है। ये सब दिया है लक्ष्मीकांत में। अभी थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे। फिर जुडिशियल कस्टडी के बारे में ये एक दो प्रश्न ऐसे आए थे। अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं वो तो सुशांत सिंह राजपूत और वो सब जो मामला चल रहा था इसलिए उसमें पूछा होगा, इररिस्पेक्टिवली पूछा है तो सॉल्व करना था हमको, तो देख लेते हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station and not in the jail। एक तो होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। यहाँ क्या बोला है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब है पुलिस स्टेशन में, थाने में रखा जाता है। तो ये तो बात सेट नहीं हो रही, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा लिखा है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिना अदालत की अनुमति के पुलिस अफसर उसको पूछताछ नहीं कर सकता जो आदमी जुडिशियल कस्टडी में होता। हाँ, ये बात तो ठीक लगती है। तो जवाब इधर क्या होगा, बी, ओनली 2 इज करेक्ट। इजी टू मीडियम कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं ऐसे सब न्यूज़ वगैरह को। और ये वाली चीज़ भी सॉल्व हो सकती थी, ये इंडियन एक्सप्रेस में सब एक्सप्लेन सीरीज में वो रिया चक्रवर्ती वगैरह आते रहता था। ऐसा एक और प्रश्न पूछा गया पैरोल के बारे में। स्टेटमेंट 1, व्हेन प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड। मतलब उसको वो जेल में से कुछ दिन छुट्टी पर बाहर आ जाए, जैसा वो संजय दत्त एक ज़माने में आते रहते थे और फिर कंट्रोवर्सी होती रहती थी, तो वो वाली चीज़ मतलब वो मिलने का अधिकार है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये बात कुछ बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग गुड फीलिंग कि पैरोल उसका अधिकार है, ये तो कुछ जम नहीं रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज पैरोल रूल्स। हाँ, तो हो सकता है वो उसका लॉ एंड ऑर्डर और जेल मैनेजमेंट का काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ हो तो वो पैरोल के नियम बना सकते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, फर्स्ट शुड बी रॉन्ग। ईजी टू मीडियम अगेन डिपेंड करता है आप न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं और क्या आपकी कितनी उस पर क्लैरिटी है। तो ये भी वैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज में से हम सॉल्व कर सकते थे। फिर ये प्रश्न यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सही वाक्य ढूंढिए। अब पहला उसने पूछा गोपाल स्वामी अयंगन कमेटी ने क्या कुछ सजेशन दिए थे, जो कि बहुत पुरानी चीज़ें हमको पता नहीं। फिर 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया था और वो कहाँ पर बैठता था। देखिए ये इतनी पुरानी पुरानी चीज़ हमको याद हो वो मुश्किल है, सिवाय कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। क्या उसी हिसाब से फिर जवाब तो बना सकते हैं, लेकिन इट इज टफ, रूटीन प्रिपरेशन सोर्स में वो सब मामले दिए नहीं। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का अनुपालन कौन सा मंत्रालय करता है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो अब देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो या तो एनवायरनमेंट वाली मिनिस्ट्री देखती होगी या ट्राइबल अफेयर्स वाली देखती होगी, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, डी। तो मतलब इजी टू मीडियम वो डिपेंड करता है आपकी ईयरबुक पर कितनी समझ है। आगे तो ये इतने कुछ प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर स्पीपा कोर फैकल्टी ब्रिजेश पटेल जो मेरे पुराने विद्यार्थी और साथी भी हैं, उन्होंने बनाने में मदद की थी, उनका आभारी हूँ। तो अब हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने सब कुछ क्वेश्चन देखे कौन कौन से पूछे गए। अब जरा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो इसी आर्टिकल में शुरुआत में मैंने बना कर दिया है। हाँ, तो देखिए 2021 के पेपर में
100 क्वेश्चन थे प्रीलिम के, उसमें पॉलिटी के 18 क्वेश्चन थे। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन बोथ कंबाइंड 18 थे। हालांकि उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का तो 0 क्वेश्चन था, तो सारे पॉलिटी के ही थे 18 के 18 क्वेश्चन। उसके पहले वाले वर्षों में क्या ट्रेंड था वो सब मैंने आपको दिया है। हाँ, तो करीब 15 से 18 तो पूछ ही लेते हैं, या 13 तो आ ही जाते हैं। सो दिस इज वन। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ नहीं पूछा, लेकिन यूपीएससी ने कोई ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया कि इन 2022 ऑल्सो वी विल नॉट आस्क एनीथिंग, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना चाहिए। ज़्यादातर ये पॉलिटी के सवाल थियरी के थे, उसमें भी ज़्यादातर प्रश्न हमें दिखे राइट्स इश्यू के आसपास जुड़े हों, फिर कुछ पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट टाइप के 1-2 प्रश्न थे, जैसे वो स्टेट का आप क्या मतलब समझते हैं वगैरह। अब इसमें भी ये ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सेम पैटर्न विल कंटिन्यू कि ये वाले सब टॉपिक में से इतना इतना ही पूछेंगे, नहीं, ये पैटर्न अलग अलग चलते रहते हैं। कुछ बार जुडिशरी का ज़्यादा पूछ लेते हैं, कुछ बार एग्जीक्यूटिव ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ बार पार्लियामेंट ज़्यादा पूछ लेते हैं और राइट्स थोड़े कम पूछते हैं। तो टॉपिक तो आपने सब ठीक ठीक तैयार करके जाना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल में 3 कुछ डिफ़िकल्ट थे, जैसे वो स्टेट वाला, फिर ये राइट टू सिटी जो प्रश्न पूछा, वो देवीलाल 3 बार इलेक्शन लड़े कि नहीं 3 जगह से, ऐसे ऐसा प्रश्न। बाकी सब इजी टू मीडियम कह सकते हैं। सोर्स के हिसाब से आउट ऑफ दिस 18 क्वेश्चन 8 तो लक्ष्मीकांत से, 4 एनसीईआरटी से, वो पैरोल और जुडिशियल कस्टडी वाले 2 प्रश्न इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज से, और 4 रैंडम थे जैसे राइट टू सिटी। हाँ, तो ये कुछ पैटर्न हमको दिखी। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ओवरऑल देखिए तो आर्टिकल कुछ तो ऐसा ही है, ये हमने ग्राफ देखा। अभी नीचे वाला जरा ये देखते हैं कि कंपैरिजन कि अलग अलग वर्षों में क्या ट्रेंड था। तो मैं वापस रीडर व्यू खोलता हूँ, ये देखिए ये ऐसा ही है, ये रीडर व्यू, ये मैं वापस इसे खोलूँ। अब यहाँ पर हमने ग्राफ देख लिया। अब कंपैरिजन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से कितना सिमिलर या डिफरेंट था। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछने का रिवाज, हाँ वो पूछते हैं। आधार कार्ड का बहुत प्यार आ गया था तो पूछते रहते थे, लेकिन अभी हमने 2021 का पेपर, उसमें आधार पूछा नहीं। इट डजेंट मीन कि नेक्स्ट ईयर भी नहीं पूछेंगे। बेसिक तो आपको समझ होनी चाहिए कि कौन इशू करता है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस है लीगल। कुछ प्रश्न रूटीन सोर्स के बाहर के पूछ लेते हैं, ईयरबुक से भी बाहर, जैसे कि ये एनजीओ राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या करता है, या फिर लैंड रिफॉर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव था। फिर ऐसा कुछ अभी तो रैंडम पूछने की थोड़ी हमने देखी, जैसे गोपाल स्वामी अय्यंगार कमेटी का पूछा, या फिर ये राइट टू सिटी पूछा। तो 1-2 सवाल तो ऐसे होते ही हैं, वो हमेशा की बात है। फिर एक ट्रेंड रहता है कि कम से कम 2 प्रश्न एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल साइंस टाइप के पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब समझते हैं, आपको स्टेट का मतलब क्या है। पहले भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, इन इक्वालिटी की क्या इम्प्लीकेशन होती है, फिर लॉ एंड लिबर्टी के बीच क्या रिलेशनशिप है, रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन लॉज एंड लिबर्टी में क्या होना चाहिए, लिबर्टी का आप क्या मतलब समझते हैं। तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट 1-2 सवाल पूछने का रिवाज है ही, और सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है, क्लास 11-12 पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में से आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी को हासिल करें। फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटी, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट कन्वेंशन, ये सब पूछा था, लेकिन इस बार कुछ पूछा नहीं, सिवाय कि आप ये राइट टू सिटी को भी उसमें ऐड करो। फिर एक बार पूछा कुछ नालसा के बारे में, फिर वापस 2020 में पूछा, लेकिन अब नहीं पूछा। प्रियम्बल से लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब संविधान का आमुख, और वहाँ से वो राजनीति के पथदर्शक सिद्धांत, वो वाले ब्लॉक में से ज़्यादा प्रश्न आते रहते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया, और ये 2020 और 2021 में भी देखा गया। कुछ प्रश्न ये पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो वो आते रहते हैं। कुछ बार वेरी टफ क्वेश्चन फ्रॉम लोकसभा रूल बुक, उसकी ये रूल बुक के हिसाब से इसमें क्या होता है क्या होता है ऐसा पूछते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स, मतलब 2020 और फिर 2021 में, ये सब जो पागलपन एकदम जटिल जटिल पूछना, पूरी 500 पेज की किताब हम कैसे याद करके जाएं, थैंकफुली वो सारी लूनसी अब बंद हुई है, एंड होपफुली इट शुड स्टे दैट वे। सिवाय कि उसको वापस परेशान करना हो तो पूछ भी सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 1-2 कि जो डिबेटेबल टाइप के रहते हैं, कि वो राइट टू वोट, वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के बीच में क्या रिलेशन है। ऐसे भी कुछ प्रश्न आते रहते हैं, और यहाँ पर भी आते हैं कि स्टेट का इंटरप्रिटेशन आपने क्या समझा, तो वो तो होते रहता है।
फिर 2017 में ये लोकसभा इलेक्शन के अंदर कितनी बार नामांकन हो सकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का पूछते रहते हैं। और 2021 में भी ये पूछा हमने कि 3 जगह से वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। हाँ, तो ये भी एक मतलब पैरेलल धारा चल रही है उसकी। फिर जुडिशियल रिव्यू, 44th अमेंडमेंट, स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू, वापस कुछ जुडिशियल कस्टडी, राइट टू पैरोल पूछते रहा। कुछ बार वो नेगेटिव चीज़ें हों न्यूज़ में और उसके आसपास कुछ पूछा जाए, ऐसा होता है क्या। जैसे 2018 में वो सीजीआई दीपक मिश्रा को इम्पीच करने की कुछ चल रही थी, तो उस बार जज के इम्पीचमेंट के बारे में एमसीक्यू आया। 2019-20 में ऐसा कुछ खास आया नहीं। हाँ, ये लेटेस्ट जो लास्ट एग्ज़ाम हुई 2021 वाली, उसमें नेगेटिव न्यूज़ में से प्रश्न आए, जैसे जुडिशियल कस्टडी एंड राइट टू पैरोल। अगर हम कहें कि वो सब सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती केस के देखते हुए उसने पूछा था। ओवरऑल क्वेश्चन क्या हमें देखने को मिलता है, कुछ फैक्चुअल थियरी टाइप के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछता है, कुछ ऐसे जिसमें 50-50 एलिमिनेशन चीज़ करनी है। लेकिन खैर, अगर हम पुराने 5 साल के पेपर उठा के देख लो तो यही तमाशा चल रहा है। मतलब इसमें कुछ नया नहीं है कि आसमान से गिरा और वहाँ अब क्या होगा, और नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि कुछ लोग, कुछ कोचिंग वाले, कुछ यूट्यूब वाले, दे क्रिएट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग सम डिबेटेबल क्वेश्चन। ये जो भी 18 क्वेश्चन थे, यहाँ ठीक है 3-4 ऐसे हैं कि जो जवाब आसानी से नहीं मिल रहा, लेकिन वो 3-4 ही मेन चीज़ है, बाकी सब कुछ है ही नहीं दुनिया में। उस लेवल की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। और आने वाले समय में भी ये जो नेक्स्ट वीक प्रीलिम है उसमें भी ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, ठीक है 1-2 दिन आपने दिल की तसल्ली कर ली कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है, फिर उस हिसाब से आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, नहीं तो मेंस की तैयारी करो। मतलब ये चलता रहता है, ये इसमें कुछ है नहीं। एंड बियॉन्ड दैट अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, वो लंबी चौड़ी कहानी मैंने लिखी है। अब ये पूरी चीज़ मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, वो आप आराम से देख लो। और इतना सब आपने नहीं पढ़ा है तो अब क्या करोगे। हाँ, तो कुछ नहीं, अब नया तो क्या ही कर सकते, जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो। तो ये एक काम हुआ। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करेंगे, देखिए पॉलिटी और गवर्नेंस के तो प्रश्न हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हम इसी तरह जरा देख लेंगे। तो आपका काम क्या है, उससे पहले आप जाके ये muna.org/prelim में ये वाले क्वेश्चन आप खुद से भी एक बार जरा देख लो। तो जो वीडियो फिर आप देखने बैठो, इट विल गिव यू सम मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।